सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका क्लास 11th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। 11th में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। विभिन्न बिंदुओं को हमने समझा। इससे पूर्व के बिंदु को हमने समझा था कलाकार और यथार्थवाद, जिसमें किस प्रकार से यूरोप के नगरों में, इटली के नगरों में जो है यथार्थ से संबंधित चित्रण है वो किया जाने लगा था। और कलाकार जो है, कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने विभिन्न सुंदर सुंदर चित्रों की रचना की, वास्तविक जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया, जिसमें नाम आता है ड्यूयर, जिन्होंने तुली का चित्र बनाया था 2 हाथ जोड़ते हुए, जिसमें प्रार्थनारत हाथ को बताया था। वही लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने वर्ल्ड प्रसिद्ध चित्र जो है मोनालिसा या मैडम लीसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की, और उनको परीक्षण का अनुयायी है वो कहा जाता था लियोनार्डो दा विंची। अब हम पढ़ते हैं वास्तुकला, जो कि हम यूरोप के भव्य नगर रोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इटली की राजधानी रोम है। तो किस प्रकार से रोम के अंदर वास्तुकला का जो है स्वरूप है वो बदला स्वरूप सामने आया। रोम नगर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो उठा और संपूर्ण यूरोप में उस वास्तुकला की नकल या एक तरह से रोम में जन्मी वास्तुकला को किस प्रकार से सभी ने ग्रहण किया, उसी के संदर्भ में इसमें बात की जा रही है। टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा यानी कि रोमन सभ्यता विश्व की भव्य सभ्यताओं में मानी जाती है, लेकिन परिस्थितियाँ कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है, कि जो उदित होता है उसका अंत भी निश्चित है। तो यही कि रोमन सभ्यता या रोमन सभ्यता का भी अंत हुआ, लेकिन पुनः रोम नगर में प्राचीन जो वैभव था रोमन कला का, उसको जीवित कर दिया गया, पुनर्जीवित किया गया। उसके रूप में रोम है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ, और रोम नगर है वो पुरानी वास्तुकला के हिसाब से संपूर्ण यूरोप जगत में जिसका नाम है वो प्रसिद्ध हो गया। 1417 ईस्वी का समय है। पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, यानी जो ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं जिन्हें पोप कहा जाता है, और समय 1417 में जो पोप थे वो संपूर्ण यूरोप जगत में सर्वा राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से वो शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1778 से प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। पहले है पोप का निर्वाचन होता था और उसमें कई कमियां होती थी, लेकिन आज वर्तमान में 1417 के अंदर स्थितियां परिवर्तित हो गई थी और वहां पर पोप जो है वो शक्तिशाली हो गए थे। यूरोपीय जगत में उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया। विद्वान पोप जो थे उन्होंने प्राचीन रोम की जो कला थी, रोम का इतिहास का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने रोम की उस कला, उस वैभव को पुनः उभारने हेतु अपना सक्रिय रूप से योगदान दिया और यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहित किया। पुरातत्व का हुनर था जिनके पास, जिन्हें प्राचीन चीज़ों से संबंधित जानकारी का हुनर था, तो उन्होंने पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। यानी रोम के जो पोप थे, पोप ने प्राचीन अध्ययन का जो है सक्रिय रूप से अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें स्थापित करने में अपना विशेष योगदान दिया, और उन्होंने जितने कलाकार, जितने पुरातत्वविद थे जो कि पुरानी चीज़ों से संबंधित जानकारी रखते थे, रोमन इतिहास से संबंधित जानकारी रखते थे, उन्हें इस हेतु उन्होंने प्रोत्साहित किया। रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। वापस पुनः जो रोम की सभ्यता से संबंधित जो चीज़ें थी उसको खोदा गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया। इसमें कई इस प्रकार की चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई, कई ऐसे अनेक रूप उन्हें सामने आए उत्खनन के दौरान। तो इससे
जो एक नई शैली है वो विकसित हुई, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी। पुनरुद्धार यानी पुनर्जीवन, यानी उसे नया रूप है वो दिया गया था, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। यानी शास्त्रीय शैली क्या है? प्राचीन रोम की शैली, जिसमें कुछ नवीनीकरण के आधार पर उसे अपनाया गया था। और इस कार्य में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो रोम के अभिजात वर्ग का, और ख़ास तौर से राजनीतिक गुरु जो पोप थे उनका योगदान रहा। उन्होंने इन सब को प्रोत्साहित किया और रोमन इतिहास को पुनर्जीवित करने में उनका योगदान रहा। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने इन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया। धनी व्यापारी और पोप जो थे, इन्होंने जो है वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया और अपना योगदान किया। साथ में ये वास्तुविद ऐसे होते थे, वास्तुविद वो होते हैं जो भवन निर्माण की कला से परिचित होते हैं और भवन किस प्रकार से बनाए जाने चाहिए उसका उन्हें पूरी तरह से ज्ञान होता है। तो जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो पोप थे, उन्होंने ऐसे लोगों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया। शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे, यानी ऐसे विद्वान जो कि शास्त्रीय वास्तुकला के बारे में जानते थे। प्राचीन वैभव जो रोम के इतिहास से संबंधित भवन थे और उन्होंने वो कला का उनको ज्ञान था, तो उन वास्तुविदों ने शास्त्रीय वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। और वहीं इन धनी लोगों ने इन वास्तुविदों को विशिष्ट रूप से इनको सहयोग दिया, या कह सकते हैं इनको प्रोत्साहन दिया। और ये जो है वास्तुकार जो थे, ये भवन निर्माण की कला, जो प्राचीन समय के भवन बनाए जाते थे, उससे वो अवगत थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, उस समय के चित्रकार और शिल्पकार भी थे जिन्होंने जो विभिन्न प्रकार के रोम के भवन जो बनाए गए उसमें लेप चित्र, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी उन्होंने सुसज्जित किया। उन्हें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाना आता था। लेप चित्र जो दीवारों पर वगैरह पे बनाए जाते हैं उनका, और उभरे चित्रों से, यानी जो है चित्र कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें उभर कर जो है सामने आते हैं, या उभारदार जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों का भी उन्हें ज्ञान था। तो ऐसे ऐसे चित्रकार थे। हम इस जो ये पिक्चर जो दी गई है उसमें हम विभिन्न चित्रों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलाकारों ने चित्र बनाए हैं। यहाँ पे हमें चित्र नज़र आ रहा है, यहाँ पे चित्र नज़र आ रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं, दीवारों पर भी विभिन्न प्रकार के चित्र हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये वही चित्रकार थे, ये वही कलाकार थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाया था। और फिर उन भवनों को सुंदर, रुचिकर भवन तो हमें दिख ही रहे हैं कि किस प्रकार से विशाल भवन है, वो प्राचीन वैभव के अकॉर्डिंग या अनुसार बनाए गए हैं। और ऊपर से उन चित्रकारों ने या शिल्पकारों ने उसकी रचना चित्रों के माध्यम से उन्हें और ज़्यादा सुंदर है वो बना दिया गया था। तो इस प्रकार से इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, यानी ऐसे ऐसे विद्वान थे, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी थे जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक गुण होते थे। तो वे कुशल चित्रकार थे, यानी अच्छे चित्रकार और मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। यानी एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक गुण हो सकते थे कि एक व्यक्ति चित्रकार भी हो सकता था, एक अच्छा मूर्तिकार भी हो सकता था, और भवन निर्माण की कला का जानकार या वास्तुकार भी हो सकता था। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनोरोत्ती है। माइकल एंजेलो जो कि जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा चित्र बनाया और जिसके कारण वो रातों रात है वो अमर हो गए थे। तो माइकल एंजेलो बुआनोरोत्ती, जिनका समय काल माना जाता है 1475 से 1564 तक का, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र और द पाइटा नामक पत्रिका, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिमा, और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन है उन्होंने बनाया, और इसकी वजह से माइकल एंजेलो है वो अमर हो गए। देखिए माइकल एंजेलो, यहाँ पूछा जाने वाला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कौन सी है, तो आपको याद रखना है द पाइटा। इसके अलावा पोप ने सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर लेप चित्र भी बनाए। पोप के सिस्टीन चैपल का सिस्टीन चैपल जो कि चर्च है, उसकी छत के ऊपर जो है माइकल एंजेलो ने लेप चित्र बनाए,
और प्रतिमा बनाई, और इसके अलावा पीटर नामक जो गिरजाघर है उसका गुंबद भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो इन कार्यों के कारण माइकल एंजेलो है वो रातों रात प्रसिद्ध भी हो गए। हम द पाइटा नामक प्रतिमा को देख सकते हैं। देखिए, इसमें प्रभु यीशु है जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, और फिर इसमें जब उनके मृत शरीर को उतारा गया नीचे, तो माता मैरी जो है वो उन्हें अपने पुत्र को गोद में लिए हुए जो है बैठी है। मुद्रा बहुत ही गंभीर है, और माता मैरी को अपने पुत्र को गोद में लिटाकर उनके शरीर को धारण करते हुए दिखाया, अपने पुत्र को गोद में दिखाया। काफ़ी मार्मिक चित्र है और काफ़ी जो है मनस्पर्शी है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक माता का हृदय अपने पुत्र को गोद में लेकर जो है विचलित हुआ होगा। लेकिन जो है माइकल एंजेलो ने एक ऐसी अद्भुत छवि बनाकर, ऐसी अद्भुत प्रतिमा बनाकर जो है दुनिया में अपना नाम है वो रोशन कर दिया कि एक पुत्र की दर्दनाक स्थिति में सजा या मौत होने के बाद एक माता का मन है वो किस प्रकार से गंभीर चिंतन में है, यानी मार्मिक चित्र है जो माइकल एंजेलो ने इसे बनाया था। तो इसी छवि ने, इसी प्रतिमा ने माइकल एंजेलो को रातों रात है वो अमर कर दिया था। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है प्रसिद्ध चित्र है जो है माइकल एंजेलो ने बनाया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं, कि जितने भी कलाकृतियाँ बनाई गई, चाहे वो पाइटा ले लो, चाहे सिस्टीन चैपल जो है चर्च की छत ले लो, जहाँ लेप चित्र बनाए गए हैं, या अभी विभिन्न प्रकार के नए नए जो है स्वरूप आजमाए गए हैं चित्रकारों के माध्यम से, शिल्पकारों के माध्यम से। और ये हम देख सकते हैं यहाँ सिस्टीन चैपल ही है जहाँ पे लेप चित्र के माध्यम से इसको सजाया गया है, और इसी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कृतियाँ या कलाकृतियाँ रोम के अंदर ही है। इसके साथ ही वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, आपको याद रखना है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, जिनका समयकाल माना जाता है 1337 से 1446। उन्होंने फ्लोरेंस की भव्य गुंबद का परिरूप है वो प्रस्तुत किया। परिरूप यानी मैप कह सकते हैं, उन्होंने बनाया शुरू में, और फिर उसको मूर्तिकार के रूप में शुरू किया गया। उन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था, यानी वो पहले तो उन्होंने उसको बनाया, प्रतिरूप, परिरूप या मैप बनाया, और इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी। पहले जो भी कला बनाई जाती थी, कला की पहचान है वो ग्रुप में होती थी, या गिल्ड या श्रेणी के रूप में, संघ के रूप में होती थी। लेकिन अब चूंकि कलाकार है वो एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा था, एक अनेक गुणों की खान के रूप में अपने आप को स्थापित है वो कर रहा था, जिसके कारण उसकी पहचान है वो अलग से होने लगी थी। तो इस तरह से अब उसके श्रेणी या गिल्ड में उसके नाम से उसकी पहचान है वो नहीं रह रही थी। अब है उस समय ये हम देख सकते हैं जो कि ब्रूनेलेसी ने जो बनाया था गुंबद, उस गुंबद का भव्य रूप हम देख सकते हैं। ये भी रोम के अंदर ही है कि किस प्रकार से उन्होंने भव्य गुंबद का जो है स्वरूप है उन्होंने बनाया और अपनी वास्तुकला का सुंदर नमूना है उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पे द ड्यूमा जो ब्रूनेलेसी ने बनाया था, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद है। फ्लोरेंस जो कि इटली के अंदर ही है। कैथेड्रल यानी बड़ा चर्च जिसे कह सकते हैं। तो कैथेड्रल का अर्थ होता है जो विशाल जो चर्च होता है उसे, ठीक है। इसका डिज़ाइन ब्रूनेलेसी ने बनाया था। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करें कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर सामने आए।
उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। तो वो इससे प्रभावित थे और उन्होंने जो है ब्रूनेलेसी द्वारा जो ये गुम्बद बनाया गया था, उस गुम्बद में उन्होंने काफ़ी बड़ा जो आकार है इधर की तरफ दिया है और उसके बाद छोटे छोटे प्रतिरूप के रूप में उसे यहाँ पे भी बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि एक कलाकार को इस प्रकार से अपनी कला को बनाना चाहिए कि उसका संपूर्ण भार भी अगर उससे लिया जाए तो वो एक सुंदर कृति के रूप में जो है स्थापित हो सके। तो ब्रूनेलेसी का ये डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने ब्रूनेलेसी को भी एक अलग पहचान है वो इस संसार के अंदर दी। अब इसी के आगे का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। मुद्रित पुस्तकें अर्थात छपी गई पुस्तकें, छपी यानी बाइबल की कृतियाँ वगैरह छपने लगी थी। अन्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, अब वो छापे खाने के आविष्कार के कारण छपने लगी थी और पुस्तकों के छपने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा था, लोगों को क्या क्या मिल रहा था, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। दूसरे देश के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। यूरोपीय देश इटली अपना जो है पुनर्निर्माण कर रहा था, पुनर्जीवित हो रहा था और विभिन्न प्रकार की रचनाएं यहाँ पे कलाकारों के माध्यम से की जा रही थी। और ऐसे में जो भी इटली के बारे में सुनता था, इन भव्य नगरों के बारे में सुनता था, इन कलाकारों को जानना चाहता था और यहाँ पे सिस्टिन चैपल की जो है कि भीतरी छत हो या पाइटा नामक जो कृति हो या अनेक प्रकार के चित्रकारों के चित्र हो या फिर ब्रूनेलेसी द्वारा जो फ्लोरेंस में बनाया गया ड्यूमा हो या अनेक प्रकार की प्रतिमाएं या अनेक प्रकार के भव्य रूप अगर लोगों को देखने होते थे तो उस समय के पास के आसपास के जो भी देश थे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अनेक प्रकार के फ्रांस हो, तो वो सब इटली की तरफ आते थे, उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा, कि जो कुछ भी इटली में लिखा गया वो विदेशों तक पहुंचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ कि इटली में जो कुछ भी घटा वो था मुद्रण प्रौद्योगिकी। क्रांतिकारी यानी एक नवीन परिवर्तन, नया घटनाक्रम और मुद्रण प्रौद्योगिकी यानी छापा खाने की आविष्कार की वजह से जो है बहुत कुछ लिखा गया और वो आसानी से लोगों को उपलब्ध भी होने लगा था। इसके लिए यूरोपीय लोग अब लोगों की मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे। उन्होंने इस कला को यूरोप से चीनी लोगों से सीखा था। चीनियों और मंगोल शासकों के ऋणी रहे क्योंकि ये कला उन्होंने वहाँ से हासिल की थी, वहाँ से उन्होंने सीखी थी और उनकी तकनीकी और ज्ञान से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य 3 तकनीकी नवीकरणों जिसमें कुछ नए उपयोग भी हुए थे, जिसमें आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक, जिसे अबेकस के नाम से जाना जाता है, ये भी उन्होंने इस दौरान इन चीज़ों से भी जो है वो परिचित हुए। देखिए आग्नेयास्त्र क्या होता है। आग्नेयास्त्र जो है विस्फोटक डाल के जिसे चलाया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं पोर्टेबल बंदूक। ठीक है, पोर्टेबल बंदूक छोटी बंदूक है और उसे चलाया जा सकता था विस्फोट भर के, तो उसे आग्नेयास्त्र कहा गया। तो ये भी उन्हें चीन से मिला था। दूसरा है कंपास। ठीक है, कंपास क्या है? कंपास जिसे हम कुतुबनुमा कह सकते हैं या फिर दिशा सूचक यंत्र कह सकते हैं, जिससे दिशाओं का ज्ञान हो सकता है। ये लोग समुद्री यात्राओं पे निकलते थे और ये भी उन्हें चीन से ही प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी भी चीन से उन्हें मिली। और तीसरा है फलक या अबेकस। अबेकस या फलक है वो क्या है? देखिए अबेकस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के एबेकॉन से बना है ये शब्द। एबेकॉन से अबेकस शब्द बना है और ये गणित का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। गणित के रूप में इसका इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, जिसमें उपकरण की सहायता से गणना की जाती है। यानी आंकड़े गिने जाते हैं और इसका आविष्कार जो है वो 5000 वर्ष पूर्व चीन के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसका श्रेय भी चीन को ही जाता है। और इसके अलावा आग्नेयशास्त्र, फलक और कंपास, इन सब का श्रेय वो चीन को जाता है। तो ये कला, ये तकनीकी उन्होंने मंगोलों से और चीनियों से सीखी थी और इन सब को बनाने का श्रेय है वो चीनी लोगों को जाता है। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित
प्रतियां होती थी। यानी अब मुद्रण का आविष्कार हुआ था, ऐसे में लेखन कला जो है के बारे में भी, लेखन कला यानी लिखा तो जाता था, हाथों से लिखा जाता था, पांडुलिपियों की तरह लिखा जाता था, लेकिन उसे बहुत लंबा समय लगता था। उसे लिखने में पूरा समय है वो बीत जाता था। बाइबल की एक प्रति लिखने में भी 6 महीने से 12 महीने लग जाते थे, क्योंकि उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, जर्मनी के अंदर जोहानेस गुटेनबर्ग के अंदर जर्मन मूल के जो विद्वान थे जोहानेस गुटेनबर्ग, उन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया और निर्माण किया। उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां हैं छपी, कि बाइबल जो एक साल में 1 या 2 ही प्रतियां पूरी हो पाती थी, वो अब छापे खाने के आविष्कार के कारण 150 प्रतियां हैं वो छपकर सामने आई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस दौरान। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु, जिसे मॉन्क कहा जाता था, बाइबल की केवल 1 ही प्रति लिख पाता था। यानी कि धर्म भिक्षु यानी जो धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते थे, जिन्हें मॉन्क कहा जाता था, और ऐसे ही जो भिक्षुणियाँ जो होती थी उन्हें नन कहा जाता था, जिन्हें हम वर्तमान में सिस्टर कहते हैं ईसाई धर्म के अनुसार। तो भिक्षु को मॉन्क कहते थे और भिक्षुणियाँ जो होती थी, जो साध्वियाँ जो होती थी, उनको नन के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो बौद्ध भिक्षु जो मठों के अंदर रहते थे, वो बाइबल की प्रतियां हैं वो लिखा करते थे और उसे लिखने में लंबा समय लगता था। लेकिन चूंकि जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा छापे खाने का निर्माण किया गया था, अब बाइबल की 150 प्रतियां हैं वो छप सकती थी, जिससे लोगों को जो है कई चीज़ें हैं वो मिलने लगी थी। बाइबल का ज्ञान उन्हें होने लगा था और लिखित सामग्री उन्हें उपलब्ध होने लगी थी। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, लातिनी ग्रंथ यानी जो प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ थे, जिन्हें लातिनी भाषा में लिखा गया था और उनका मुद्रण इटली में हुआ था, यानी इनको वापस छापा गया। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय भी संभव होने लगा, चूँकि बाज़ारों के अंदर ये पुस्तकें आने लगी थी और लोगों को अब ये किताबें उपलब्ध होने लगी थी, लोग इनको खरीदने लगे थे। छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पहले जो अध्यापक उनको लिखकर जो नोट्स देते थे, उनके ऊपर छात्रों को भी जो है निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि पुस्तकें उनके सामने आ गई थी, तो उन पुस्तकों के माध्यम से वो अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सकते थे, अधिक से अधिक वो जानकारी प्राप्त कर सकते थे, पढ़कर अपने विचारों में बदलाव कर सकते थे। तो अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हो गए, यानी कई चीज़ें बदलने लगी थी, लोगों के विचारों में नवीनीकरण हो रहा था। उनके मत, यानी अगर वो तर्क वितर्क के आधार पे किसी चीज़ को समझना चाहते थे, तो उनके जो है अलग अलग बुद्धि के रूप है वो जो सामने आ रहे थे और नए विचारों को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही जिन्होंने पढ़ा तो उन्होंने तर्क वितर्क के आधार पे अपना ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचाया और एक मुद्रित पुस्तक कई 100 पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। यानी जो छपी हुई किताबें हैं वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकती थी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, जो पढ़ने में जो रुचि रखता था, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे और जिन्हें बुद्धि या ज्ञान चाहिए होता था, वो उन पुस्तकों को आसानी से खरीद कर एकांत में बैठकर उसका आनंद ले सकते थे, उससे ज्ञान अर्जित कर सकते थे, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ, यानी पढ़ने की आदत डेवलप हुई उनके अंदर, वो बाजार से खरीद कर पढ़ सकते थे। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण भी यहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। यानी बहुत जल्दी ही मानवतावादी संस्कृति वो अन्य यूरोपीय देशों की तरफ तीव्रता के साथ जो है फैलने लगी थी और वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण भी होने लगा था। इससे स्पष्ट है कि बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे, कि हम समझ सकते हैं कि पूर्व में भी बौद्धिक आंदोलन अनेक प्रकार से हुए थे, अनेक विद्वान थे, लेकिन उनकी जानकारी लोगों तक समय तक नहीं पहुंच पाती थी। कारण था कि जानकारी के स्रोतों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया नहीं जा सकता था। लेकिन अब चूंकि पुस्तकों का आविष्कार होने से या पुस्तकों का छापे जाने से ये पुस्तकें विभिन्न इलाकों तक आसानी से पहुंच गई, जिसके कारण बौद्धिक आंदोलन जो है वो आसानी से होने लगे, लोगों के अंदर जन जागृति आने लग गई थी। उससे पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो है ये पुस्तकें, ये साधन है लोगों तक मौजूद नहीं थे।
तो ये था आज का हमारा नया अध्ययन बिंदु, जिसमें प्रथम मुद्रित पुस्तकें और उनके लाभों को हमने जाना कि किस प्रकार से इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को लाभ हुआ, लोगों को ज्ञान अर्जित हुआ। और इसके पहले भी हमने जो है बिंदु पढ़ा है कि किस प्रकार से इटली या यूरोप में वास्तुकला का विकास हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आप सबको जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।